न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले एक दिवसीय मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा से विचार विमर्श करने के बाद संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस चयन में 3 धाकड़ खिलाड़ियों की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी किन कंधों पर होगी, विकेट कीपिंग कौन संभालेगा और मैच को फिनिश करने की अहम भूमिका किसे सौंपी जाएगी। दोस्तों, रोहित की इस संभावित प्लेइंग 11 ने चारों ओर चर्चा और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। तो आखिर भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कैसी होगी? ओपनिंग की कमान किसे मिलेगी, विकेट के पीछे कौन नजर आएगा और किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर रोहित पहले एक दिवसीय मुकाबले में कीवी टीम को कड़ी चुनौती देने की योजना बना रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इसी तरह प्लेइंग 11 से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मुकाबले से ठीक पहले कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से सलाह लेकर उन 11 खिलाड़ियों के नामों पर मुहर लगा दी है जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में मौका मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि मैच कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और सबसे अहम बात, आप इस मुकाबले को मुफ्त में लाइव कहां देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका को T20 श्रृंखला में करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली एक दिवसीय श्रृंखला का इंतजार कर रहे थे। अब वह घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। हर भारतीय प्रशंसक पहले एक दिवसीय मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित है और उसे पूरी उम्मीद है कि रोहित और गिल की अगुवाई वाली यह टीम कीवी टीम को पहले ही मैच में मात देकर श्रृंखला में बढ़त बना लेगी। अगर आप भी यही चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर टीम इंडिया के प्रति अपना समर्थन जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस रविवार यानी 11 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ऐतिहासिक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। टॉस दोपहर 1 बजे होगा, जबकि पहली गेंद 1:30 पर डाली जाएगी। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। वहीं टेलीविजन पर यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह पहला मुकाबला वडोदरा के खूबसूरत मैदान पर खेला जाएगा, जिसे हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता रहा है। ऐसे में यह मैच हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है। इस मैदान पर अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें बल्लेबाजी पहले करने वाली टीम ने 2 मैच, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है। ऐसे में अगर शुभमन गिल टॉस जीतते हैं तो वे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। अब बारी है उन खिलाड़ियों की जिन पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले एक दिवसीय मुकाबले में भरोसा जता सकते हैं। संभावित प्लेइंग 11 और उससे जुड़ा पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर पहले ओपनर की बात की जाए तो कप्तान रोहित शर्मा ने साफ संकेत दिए हैं कि ओपनिंग की जिम्मेदारी वे खुद अपने कंधों पर लेने के पक्ष में है। इसका अर्थ यह है कि पारी की शुरुआत शुभमन गिल के साथ होने की पूरी संभावना है। गिल को ओपनर के रूप में मौका देने के पीछे रोहित की एक स्पष्ट और दूरदर्शी रणनीति दिखाई देती है। एक ओर शुभमन गिल भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने यह साबित किया है कि बड़े मुकाबलों में वे अपने बल्ले से रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। साथ ही उनकी आक्रामक लेकिन संतुलित सोच उन्हें मैच जिताने की क्षमता भी देती है। शुभमन गिल की सबसे बड़ी विशेषता उनका शांत स्वभाव और विरोधी टीम की फील्डिंग के अनुसार शॉट खेलने की समझ है। वे हर गेंद पर आक्रामक होने की बजाय हालात को परखकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। हालांकि जैसे ही गेंदबाज थोड़ी सी भी गलती करता है, गिल उसे बाउंड्री के पार भेजने से कभी नहीं चूकते। यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और भरोसा दोनों दिखाई देते हैं। यदि शुभमन गिल के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो उन्होंने अब तक कुल 58 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनका औसत 56 से अधिक का रहा है। इस दौरान वे 8 शतक, 15 अर्धशतक और एक दोहरा शतक लगाने का शानदार कारनामा भी कर चुके हैं। ये आंकड़े उनकी तकनीकी मजबूती और मानसिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। गिल की इन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें ओपनिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए एक आदर्श ओपनर साबित हो सकते हैं, जो नई गेंद को सहजता से खेलते हैं और एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद लंबी पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल का साथ देने के लिए पारी की शुरुआत में खुद रोहित शर्मा का क्रीज पर उतरना लगभग तय माना जा रहा है। रोहित शर्मा भारतीय टीम का वह नाम है
जिनके मैदान में उतरते ही विरोधी टीम के खेमे में दबाव और डर का माहौल बन जाता है। उनकी मौजूदगी मात्र से ही गेंदबाजों की रणनीति बदलने लगती है। रोहित नई गेंद को इस आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं मानो वह कोई पुरानी और सेट हो चुकी गेंद हो। उनका हालिया फॉर्म भी इस बात की पूरी गवाही देता है कि वे इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में चल रहे हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा का बल्ला लगातार आग उगलता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को खेले जाने वाले पहले एक दिवसीय मुकाबले में रोहित किस तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा के एक दिवसीय रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने अब तक कुल 279 मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन रहा है। इसके अलावा वे अब तक 33 शतक, 61 अर्धशतक और 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं, जो उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाते हैं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेहतरीन टाइमिंग और गैप में शॉट खेलने की कला है। वे कभी भी विरोधी टीम के गेंदबाजों को खुद पर हावी नहीं होने देते। न्यूजीलैंड के गेंदबाज यदि रोहित पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके पास हर तरह के शॉट मौजूद हैं। रोहित का पुल शॉट पूरी दुनिया में मशहूर है और पारी की शुरुआत में वे भारतीय टीम को एक जबरदस्त और आक्रामक शुरुआत देने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब देखना रोचक होगा कि रविवार को होने वाले इस मुकाबले में रोहित शर्मा अपनी पारी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। यदि नंबर 3 की बात की जाए तो इस महत्वपूर्ण क्रम पर भारतीय टीम के रण मशीन विराट कोहली को मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, विराट कोहली इस समय एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव, संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एक दिवसीय मुकाबले में कोहली ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह साफ कर दिया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं। विराट कोहली की खासियत केवल बड़े और आकर्षक शॉट खेलना ही नहीं है, बल्कि सिंगल और डबल लेकर लगातार रन गति को बनाए रखना भी उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत रही है। वे गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करना बखूबी जानते हैं, जिससे सामने वाली टीम की रणनीति अक्सर बिगड़ जाती है। यही कारण है कि कोहली हर स्थिति में टीम के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज साबित होते हैं। अब तक विराट कोहली ने कुल 308 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने 53 शतक और 73 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि उनकी निरंतरता, फिटनेस और मानसिक मजबूती का प्रमाण है। इतने लंबे करियर में इस स्तर की निरंतरता बनाए रखना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। कुल मिलाकर नंबर 3 पर विराट कोहली की मौजूदगी भारतीय टीम को न सिर्फ मजबूती देती है, बल्कि मध्य क्रम को स्थिरता और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। यही वजह है कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का एक महान खिलाड़ी माना जाता है। नंबर 4 की अहम जिम्मेदारी इस बार उपकप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर सौंपी जा सकती है। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के मध्य क्रम की वह मजबूत कड़ी है जो दबाव की स्थिति में भी पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई श्रृंखला के दौरान एक कैच लेने की कोशिश में अय्यर खुद को गंभीर रूप से चोटिल कर बैठे थे, जिसके कारण उन्हें कुछ समय तक टीम से बाहर रहना पड़ा। हालांकि बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड श्रृंखला से ठीक पहले उन्हें पूरी तरह फिट घोषित करते हुए टीम में शामिल कर लिया है, जिससे भारतीय खेमे में आत्मविश्वास और मजबूती दोनों बढ़ी है। श्रेयस अय्यर एक शानदार बल्लेबाज है जो मैच की परिस्थिति और टीम की आवश्यकता के अनुसार अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की खूबी सिर्फ बड़े और आकर्षक शॉट खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंगल और डबल लेकर रन गति को बनाए रखना भी उनकी बड़ी ताकत है। वे मैदान के हर कोने का उपयोग करते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं, जिससे विरोधी टीम की रणनीति अक्सर विफल हो जाती है। अगर अय्यर के हालिया फॉर्म की बात की जाए तो वे बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली, आत्मविश्वास और निरंतरता की वजह से वे इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब तक श्रेयस अय्यर ने कुल 73 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 23 अर्धशतक और 5 शतक दर्ज हैं। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि वे लंबे समय तक क्रीज पर टिककर टीम को स्थिरता देने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन और गहराई प्रदान करती है। उनकी तकनीक, समझदारी और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें इस स्थान के लिए एक भरोसेमंद और प्रभावशाली बल्लेबाज बनाती है, जिस पर टीम प्रबंधन पूरा भरोसा जता सकता है। नंबर 5 के स्थान पर इस बार वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है। वॉशिंगटन सुंदर ऐसे ऑलराउंडर हैं जो न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बल्कि अपनी उपयोगी गेंदबाजी से भी टीम को अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। मध्य क्रम में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन प्रदान करती है और कप्तान को मैच की परिस्थितियों के अनुसार कई विकल्प उपलब्ध कराती है।
वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी बेहतरीन टाइमिंग और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। वे बिना जल्दबाजी किए पारी को आगे बढ़ाते हैं और टीम की मांग के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें नंबर 5 जैसे महत्वपूर्ण स्थान के लिए एक आदर्श विकल्प माना जा रहा है। वे लंबे शॉट खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं, जिससे रन गति बनाए रखने में मदद मिलती है। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए एक भरोसेमंद हथियार साबित होते हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी न सिर्फ किफायती होती है, बल्कि विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में भी कारगर रहती है। वे पावर प्ले से लेकर मध्य ओवरों तक उपयोगी ओवर डालने की क्षमता रखते हैं, जिससे टीम की गेंदबाजी में विविधता आती है और रणनीति को मजबूती मिलती है। अब तक वॉशिंगटन सुंदर ने कुल 28 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक अपने नाम किया है। वहीं गेंदबाजी में वे 29 विकेट हासिल कर चुके हैं। ये आंकड़े उनकी ऑलराउंड उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। कुल मिलाकर नंबर 5 पर वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता टीम को मजबूती देती है और उन्हें इस स्थान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। नंबर 6 के स्थान पर इस बार लोकेश राहुल को बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। लोकेश राहुल ने अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को श्रृंखला में हराकर अपनी नेतृत्व क्षमता की गहरी छाप छोड़ी थी। उनका शांत और संयमित स्वभाव उन्हें न केवल एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है, बल्कि एक समझदार लीडर के रूप में भी स्थापित करता है, जो दबाव की परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। लोकेश राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी क्रम पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। मध्य क्रम में उनकी उपयोगिता बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि वे पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। इसके अलावा राहुल कप्तान को विकेट कीपिंग का एक सुरक्षित और अनुभवी विकल्प भी प्रदान करते हैं, जिससे टीम संयोजन में अतिरिक्त लचीलापन आता है। राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी तकनीकी मजबूती और शॉट चयन में संतुलन है। वे बिना जल्दबाजी किए परिस्थितियों को पढ़ते हैं और फिर गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। सिंगल और डबल लेकर रन गति को बनाए रखना हो या अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने हो, राहुल दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभाने में सक्षम है। अगर उनके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो लोकेश राहुल ने अब तक कुल 91 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके नाम 20 अर्धशतक और 7 शतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। इतने लंबे करियर में इस स्तर का प्रदर्शन उन्हें भारतीय टीम के लिए एक अहम स्तंभ बनाता है। कुल मिलाकर नंबर 6 पर लोकेश राहुल की मौजूदगी भारतीय टीम को गहराई, अनुभव और स्थिरता प्रदान करती है। उनकी बहुआयामी भूमिका टीम संतुलन को मजबूत बनाती है और उन्हें इस क्रम के लिए एक आदर्श और भरोसेमंद विकल्प बनाती है। नंबर 7 के स्थान पर भारतीय टीम की ओर से रविंद्र जडेजा को उतारा जाना तय माना जा रहा है। जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने साबित किया है। वे जब भी मैदान पर उतरते हैं, बल्ले से हो या गेंद से, टीम के लिए अपना 100% योगदान देने का प्रयास करते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा निचले क्रम में आकर पारी को स्थिरता देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, संतुलन और परिस्थिति के अनुसार खेलने की समझ साफ दिखाई देती है। सिंगल और डबल लेकर रन गति बनाए रखना हो या अंतिम ओवरों में आक्रामक शॉट खेलने हो, जडेजा दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभाते हैं। गेंदबाजी में जडेजा की सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन किसी भी पिच पर कारगर साबित होती है। उन्होंने अब तक कुल 207 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें बल्लेबाजी करते हुए उनके नाम 13 अर्धशतक दर्ज हैं। वहीं गेंदबाजी में वे 232 विकेट हासिल कर चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। जिस पिच पर यह मुकाबला खेला जाना है, वहां से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में जडेजा की घूमती गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की फील्डिंग भी उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानी जाती है। मैदान पर उनकी चुस्ती, तेज थ्रो और शानदार कैच टीम को कई बार अहम सफलताएं दिला चुके हैं। कुल मिलाकर नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा की मौजूदगी भारतीय टीम को हर विभाग में मजबूती, संतुलन और भरोसा प्रदान करती है, जिससे वे इस क्रम के लिए एक आदर्श और अनिवार्य खिलाड़ी बन जाते हैं। नंबर 8 के स्थान पर इस बार हरफनमौला तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिए जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हर्षित राणा को जब भी टीम में खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपनी प्रभावी गेंदबाजी से विपक्षी टीम को लगातार परेशान किया है। चाहे नई गेंद से स्विंग करानी हो,
बीच के ओवरों में गति में बदलाव लाना हो या फिर स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देना हो, हर्षित हर भूमिका को पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाते नजर आते हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनका जोश और ऊर्जा है, जो हर गेंद में साफ दिखाई देती है। वे मैदान पर आते ही आक्रामक रुख अपनाते हैं और लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी खासतौर पर नई गेंद के साथ बेहद प्रभावी मानी जाती है। सही लाइन और लेंथ के साथ डाली गई उनकी गेंदें किसी भी बड़े से बड़े बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर सकती हैं। गति में बदलाव और स्लोअर बॉल का बेहतरीन इस्तेमाल हर्षित राणा को एक अलग पहचान देता है। वे बल्लेबाज की कमजोरी को जल्दी समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बदलते हैं। यही वजह है कि सीमित अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन का ध्यान खींचा है। अगर टीम संयोजन की बात की जाए तो नंबर 8 पर हर्षित राणा की मौजूदगी गेंदबाजी आक्रमण को अतिरिक्त धार प्रदान करती है। निचले क्रम में वे उपयोगी योगदान देने की क्षमता भी रखते हैं, जिससे टीम को थोड़ी गहराई मिलती है। हालांकि उनकी पहचान मुख्य रूप से गेंदबाज के तौर पर है, लेकिन उनका आत्मविश्वास और संघर्षशील रवैया उन्हें एक उपयोगी टीम खिलाड़ी बनाता है। कुल मिलाकर नंबर 8 के स्थान पर हर्षित राणा का चयन भारतीय टीम के लिए एक संतुलित और आक्रामक विकल्प साबित हो सकता है। उनकी स्विंग, विविधता और जज्बा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और टीम को अहम मौकों पर सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नंबर 9 के स्थान पर भारतीय टीम में कुलदीप यादव की मौजूदगी लगभग तय मानी जा रही है। कुलदीप यादव भारतीय स्पिन आक्रमण का वह अहम हिस्सा है जो अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदों में फ्लाइट, टर्न और गति का ऐसा मिश्रण होता है जो बल्लेबाजों को लगातार भ्रम में डालता है। कुलदीप खास तौर पर मध्य ओवरों में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, जब टीम को सफलता की सबसे अधिक जरूरत होती है। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे बल्लेबाज को रन बनाने के मौके कम देते हैं और दबाव में गलती करवाने में माहिर हैं। उनकी गुगली और आर्म बॉल विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। जिस तरह की पिच पर यह मुकाबला खेला जाना है, वहां स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में कुलदीप की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसके अलावा कुलदीप ने अपने खेल में निरंतर सुधार किया है और अब वे मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत नजर आते हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर गेंदबाजी करना उनकी पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर नंबर 9 पर कुलदीप यादव की मौजूदगी भारतीय टीम को विकेट लेने का एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान करती है, जो मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता रखता है। नंबर 10 के स्थान पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया जाना भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को संतुलन देता है। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से स्विंग कराने के साथ साथ डेथ ओवरों में रन रोकने की उनकी क्षमता उन्हें टीम के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। वे सीमित ओवरों के क्रिकेट में कप्तान के भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। अर्शदीप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे दबाव से घबराते नहीं हैं। आखिरी ओवरों में जब विपक्षी बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, तब अर्शदीप अपनी यॉर्कर और धीमी गेंदों से उन्हें बांधने में सफल रहते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण वे गेंदबाजी आक्रमण में विविधता भी प्रदान करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए लय बनाना आसान नहीं होता। मैदान पर अर्शदीप का आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया उनकी पहचान बन चुका है। वे हर गेंद पर विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। कुल मिलाकर नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह की मौजूदगी भारतीय टीम को नई गेंद और अंतिम ओवर दोनों विभागों में मजबूती देती है, जिससे टीम का गेंदबाजी आक्रमण और प्रभावी बनता है। नंबर 11 पर भारतीय टीम की ओर से मोहम्मद सिराज का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। मोहम्मद सिराज वर्तमान समय में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अहम स्तंभों में से एक है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता, निरंतरता और अनुशासन का शानदार संयोजन देखने को मिलता है। सिराज नई गेंद से तेज गति और सीम मूवमेंट के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वे बिना ज्यादा प्रयोग किए अपनी बुनियादी गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। टेस्ट हो या सीमित ओवरों का क्रिकेट, सिराज हर प्रारूप में खुद को साबित कर चुके हैं। खासतौर पर विदेशी और घरेलू पिचों पर उनकी गेंदबाजी का असर साफ दिखाई देता है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज का जुझारू स्वभाव और मैदान पर आक्रामक ऊर्जा पूरी टीम का मनोबल बढ़ाती है। वे विकेट मिलने के बाद भी आक्रामक रवैया बनाए रखते हैं और लगातार विपक्ष पर हावी रहने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज की मौजूदगी भारतीय टीम को तेज गेंदबाजी में धार, अनुभव और भरोसा प्रदान करती है, जो किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये थी शुभमन गिल की संभावित प्लेइंग 11। आप इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें।
साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे एक और वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।